नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट इन 10 मिनट्स में, जहां पर हमारा उद्देश्य होता है कि हम अपने निवेशकों को एक ही वीडियो के अंदर लगभग सभी डेली शेयर मार्केट अपडेट्स और ज़रूरी स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ प्रोवाइड करें। तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लें। साथ ही कॉमेंट में अपना फीडबैक देना ना भूलें, ताकि हम अपनी वीडियो को और भी बेहतर बना सकें। मार्केट ने आज शुरुआत से ही मजबूत माहौल दिखाया और ओपनिंग एक्सपेक्टेड से भी बेहतर रही। ओपनिंग के बाद भी मोमेंटम बना रहा और निफ्टी आराम से 26,000 के ऊपर चला गया और उसी के ऊपर क्लोज भी हो गया। निफ्टी 50 में आज टाटा स्टील, हिंडाल्को और इटर्नल सबसे मजबूत स्टॉक्स रहे, जहां इन शेयरों में करीब 2.5 से 3.5% तक की तेजी आई। मेटल सेक्टर में चीन की प्रो ग्रोथ नीतियों का फायदा दिख रहा है, जिसकी वजह से मेटल स्टॉक्स लगातार सपोर्ट दिखा रहे हैं। इंडेक्स के कमजोर शेयरों में हिंदुस्तान यूनिलीवर, मैक्स हेल्थ केयर और सन फार्मा शामिल रहे, जहां हल्की गिरावट देखने को मिली। ये स्टॉक्स आज सेक्टर स्पेसिफिक दबाव की वजह से नीचे बंद हुए। सेक्टर वाइज देखें तो एफएमसीजी को छोड़कर लगभग सभी इंडेक्स हरे निशान में रहे। मेटल इंडेक्स में सबसे ज्यादा तेजी रही, क्योंकि ग्लोबल कमोडिटी सेंटिमेंट मजबूत है। रियलिटी, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और ऑयल एंड गैस जैसे सेक्टर्स में भी 1% से ज्यादा की बढ़त दिखी, जबकि निफ्टी बैंक हल्की बढ़त के साथ 59,000 के ऊपर टिकने में कामयाब रहा। ट्रेडिंग वॉल्यूम में आज वोडाफोन आइडिया सबसे आगे रहा, जहां 114 करोड़ से ज्यादा शेयर ट्रेड हुए। इसके बाद मीशो और जीएमआर एयरपोर्ट सबसे एक्टिव स्टॉक्स रहे, जिससे साफ है कि रिटेल और हाई वॉल्यूम ट्रेडर्स इन शेयरों पर फोकस कर रहे हैं। आज करीब 95 स्टॉक्स अपने 52 वीक हाई पर पहुंचे, जिसमें वेदांता, कमिंस इंडिया, फेडरल बैंक और संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल जैसे नाम शामिल थे। वहीं 96 कंपनियां अपने 52 वीक लो तक फिसल गईं, जो दिखाता है कि मार्केट में अभी भी स्टॉक स्पेसिफिक हलचल काफी तेज है। सिल्वर ने आज बड़ा रिकॉर्ड बनाया, जहां एमसीएक्स पर इसकी कीमत पहली बार 2 लाख रुपए प्रति किलो के पार चली गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी कोमैक्स सिल्वर ने नया हाई बनाया है। डॉलर रुपी 90 से 91 जोन में है, जिससे रुपी कमजोर बना हुआ है। इंटरनेशनल क्रूड 62 से 63 डॉलर के आसपास रेंज बाउंड है, इसलिए एमसीएक्स में भी छोटे इंट्राडे मूव्स ही दिख रहे हैं। लार्सन एंड टूब्रो के शेयर पर आज गोल्डमैन सैक्स ने एक बड़ा अपग्रेड दिया है। ब्रोकरेज ने एल&टी की रेटिंग न्यूट्रल से बढ़ाकर बाय कर दी है और टारगेट प्राइस 3,730 रुपए से बढ़ाकर सीधा 5,000 रुपए कर दिया है। ये नया टारगेट मौजूदा लेवल से लगभग 25% की संभावित बढ़त दिखाता है। एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर को चेनाब ब्रिज प्रोजेक्ट से जुड़े मामले में 243.52 करोड़ रुपए का आर्बिट्रेशन अवार्ड मिला है, जिससे कंपनी के कैश फ्लो और फाइनेंशियल हेल्थ पर सीधा सकारात्मक असर पड़ेगा। ये फैसला 11 दिसंबर को आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल से मिला और इसके बाद भी शेयर हल्की गिरावट के साथ लगभग 399 रुपए के आसपास बंद हुआ। ग्रैन्यूल्स इंडिया की सब्सिडियरी ग्रैन्यूल्स लाइफ साइंसेज को यूएस एफडीए से हैदराबाद प्लांट के लिए एस्टैब्लिशमेंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट मिली है, जो इस बात की पुष्टि करती है कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी और प्रोसेस अमेरिकी मानकों के मुताबिक है। बेल ने नवंबर 14 के बाद से अब तक 776 करोड़ रुपए की अतिरिक्त डिफेंस ऑर्डर्स हासिल किए हैं, जिससे कंपनी का चालू साल का ऑर्डर इनफ्लो और मजबूत हो गया है। इन नए कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोज, कम्युनिकेशन सिस्टम्स और कई एडवांस्ड डिफेंस कंपोनेंट्स शामिल हैं। डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स में बढ़ते मांग और लगातार बड़े सिस्टम्स की डिलीवरी ने बेल को इस सेक्टर में एक की सप्लायर की स्थिति में पहुंचा दिया है। कंपनी पूरे साल अपनी ऑर्डर पाइपलाइन को बढ़ाती रही है और अगली मार्केट अपडेट में इसके कंसोलिडेटेड ऑर्डर बुक पर ज्यादा क्लैरिटी मिलने की उम्मीद है। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के चेयरमैन रामदेव अग्रवाल ने एक इंटरव्यू में बताया कि उनके निवेश जीवन की सबसे बड़ी गलतियों में से एक एचडीएफसी बैंक को बहुत जल्दी बेच देना था। उन्होंने ये स्टॉक 1995 में सिर्फ 40 रुपए के भाव पर खरीदा था, जब बैंक का पूरा इक्विटी बेस सिर्फ 200 करोड़ का था और वैल्यूएशन 1000 करोड़ से भी कम थी। उन्होंने 5 से 6 लाख शेयर इकट्ठे किए थे, क्योंकि उन्हें लगा था कि एचडीएफसी बैंक भारत का एचएसबीसी बन सकता है, खासकर तब जब प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की तरफ वैल्यू शिफ्ट होना शुरू हुआ था। लेकिन कुछ महीनों बाद उन्हें ऐसी खबर मिली कि नेटवेस्ट बैंक साझेदारी छोड़ने वाला है और इसी डर में उन्होंने निवेश जल्दी एग्जिट कर दिया। अग्रवाल ने कहा कि उस समय उनका फैसला गलत साबित हुआ, क्योंकि बैंक की मैनेजमेंट और बिजनेस मॉडल लंबे समय में बहुत तेजी से बढ़े। ये उनके लिए एक सीख थी कि शॉर्ट टर्म खबरों के डर से लॉन्ग टर्म कन्विक्शन वाले स्टॉक में जल्दबाजी नहीं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने इस साल के लिए 5 रुपए प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड घोषित किया है और ये राशि 11 जनवरी से पहले उन सभी शेयर धारकों को दे दी जाएगी जिनके नाम रिकॉर्ड डेट तक कंपनी के रजिस्टर में होंगे।
JSW एनर्जी ने करीब 10,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बनाई है, जिसमें QIP जैसे फंड रेजिंग रास्ते शामिल रहेंगे और इस खबर के बाद इसके शेयर लगभग 4.5% ऊपर चढ़ गए। कंपनी ने चंद्रशेखरन प्रभाकरन को 1 जनवरी से नया CFO भी बनाया है, जिससे आने वाले समय की फाइनेंशियल प्लानिंग पर भरोसा बढ़ता दिख रहा है। अनंत राज के शेयर में आज भारी तेजी रही, जहां स्टॉक करीब 9.5% उछलकर 549.80 रुपए तक गया और लगभग 14 मिलियन शेयरों की ट्रेडिंग हुई, जो पिछले 3 महीनों की औसत वॉल्यूम से दोगुनी से भी ज्यादा थी। इतनी बड़ी ट्रेडिंग बताती है कि आज निवेशकों का फोकस इस रियल एस्टेट स्टॉक पर काफी ज्यादा था। वेदांता में लगभग 3% की बढ़त आई, क्योंकि कंपनी ने एक अहम क्रिटिकल मिनरल ब्लॉक, जिसमें निकल, क्रोमियम और PGE शामिल हैं, उसकी बोली जीत ली है। ये मिनरल्स कई हाईटेक और ऊर्जा से जुड़ी इंडस्ट्री के लिए बेहद ज़रूरी माने जाते हैं, इसलिए बाजार ने इस डेवलपमेंट को पॉजिटिव तरीके से लिया। PNB हाउसिंग फाइनेंस में 5% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली, क्योंकि कंपनी ने अजय कुमार शुक्ला को नया MD और CEO नियुक्त किया है। नए नेतृत्व के आने से निवेशकों को कंपनी के ग्रोथ आउटलुक पर और भरोसा मिला है। आदित्य बिरला कैपिटल के शेयर करीब 2% चढ़े, क्योंकि RBI ने इसे NBFC कोर इन्वेस्टमेंट से NBFC इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी में बदलने की मंजूरी दे दी है। इस बदलाव से कंपनी को कर्ज देने और निवेश करने में ज्यादा लचीलापन मिलेगा और फंडिंग तक पहुंच मजबूत होगी। मर्सिडीज बेंज इंडिया ने कहा है कि वो 1 जनवरी 2026 से अपनी कारों की कीमतें करीब 2% तक बढ़ाएगी, जिसकी वजह कंपनी ने खराब करेंसी मूवमेंट और बढ़ती लागत को बताया है। लग्जरी कार सेगमेंट में ऐसी बढ़ोतरी अक्सर साल की शुरुआत में देखी जाती है। डिफेंस सेक्टर के ज्यादातर स्टॉक्स में गिरावट रही, क्योंकि एक रिपोर्ट में कहा गया कि भारत अमेरिका से कई बड़े डिफेंस और एविएशन प्रोडक्ट्स खरीदने की तैयारी में है। ऐसी खबरें घरेलू डिफेंस कंपनियों के स्टॉक्स पर दबाव डाल देती हैं। सीमेंस इंडिया के शेयर में 5.5% की गिरावट आई, क्योंकि कंपनी ने कुछ प्रमुख कारोबारी सेगमेंट्स में मार्जिन का आउटलुक घटा दिया है। ये संकेत देता है कि आने वाले तिमाहियों में प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी दबाव में रह सकती है। हिंद जिंक, मोतीलाल ओसवाल, नैल्को, GMR एयरपोर्ट्स और NMDC जैसे मिड कैप स्टॉक्स आज के सबसे बड़े गेनर रहे। इन कंपनियों में 3 से 6% तक की तेजी दिखी और पूरे सेगमेंट में अच्छा ट्रेडिंग वॉल्यूम रहा। ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स के शेयर में 12% की उछाल आई, जो पिछले 11 हफ्तों से गिरावट झेल रहा था। स्टॉक आज 267.90 रुपए तक गया और तेज वॉल्यूम के साथ ट्रेड हुआ, जिससे लगता है कि इसमें शॉर्ट टर्म रिकवरी शुरू हो सकती है। इंडिगो इस हफ्ते निफ्टी 50 का सबसे कमजोर स्टॉक बनता दिख रहा है, जहां शेयर करीब 10% गिर चुका है और पिछले हफ्ते भी लगभग 9% नीचे आया था। फ्लाइट कैंसिलेशन और पायलट स्टाफिंग में गड़बड़ी के बाद कंपनी पर रेगुलेटर्स की जांच चल रही है, जिससे स्टॉक पर दबाव बना हुआ है। शिल्पा मेडिकल के शेयर में 1% से ज्यादा की बढ़त रही, क्योंकि कंपनी को यूरोप से रोटीगॉटन ट्रांसडर्मल पैच के लिए शुरुआती मार्केटिंग की मंजूरी मिली है। ये दवा पार्किंसंस और रेस्टलेस लेग सिंड्रोम जैसी समस्याओं के इलाज में इस्तेमाल होती है। आज कुछ बड़े निफ्टी 50 स्टॉक्स ने दिन के लो से अच्छी रिकवरी दिखाई, जैसे टाटा स्टील, हिंदाल्को, बजाज फाइनेंस और अल्ट्राटेक सीमेंट में लगभग 1.5 से 2% तक की वापसी देखी गई। इससे दिखता है कि बाजार के गिरने पर भी कुछ बड़ी कंपनियों में खरीदारी वापस आई है। पैसेंजर व्हीकल्स की डिस्पैच में नवंबर में 19% सालाना बढ़त देखने को मिली, जो त्योहारों के बाद भी मजबूत मांग को दिखाती है। मारुति सुजुकी के डिस्पैच में 21% की बढ़त रही, जिससे साफ है कि ऑटो सेक्टर में मांग अभी भी काफी अच्छी बनी हुई है। मेटल इंडेक्स 2% उछलकर 3 हफ्तों के हाई पर पहुंच गया, क्योंकि चीन ने अगले साल अपनी अर्थव्यवस्था को तेज करने के लिए खर्च बढ़ाने और निवेश को बढ़ावा देने का वादा किया है। चीन की ऐसी प्रो ग्रोथ नीतियां दुनिया भर के मेटल्स और कीमतों के लिए फायदेमंद मानी जाती हैं। जेफरीज ने कहा है कि भारतीय शेयर बाजार 2026 में उभरती अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन कर सकता है, क्योंकि कॉर्पोरेट अर्निंग्स और मैक्रो ट्रेंड दोनों सुधरते दिख रहे हैं। ब्रोकरेज ने निफ्टी 50 के लिए 28,300 का टारगेट दिया है, जो अभी के स्तर से लगभग 10% ऊपर है। GMDC के शेयर में 5.5% की बढ़त रही, क्योंकि कंपनी को ओडिशा में कोयले की एक खान के लिए मंजूरी मिल गई है। ये प्रोजेक्ट आगे कंपनी के उत्पादन और राजस्व दोनों को बढ़ा सकता है। टाटा स्टील में 2% की बढ़त आई, क्योंकि कंपनी ने नए कैपेक्स प्लान का ऐलान किया है, जिसमें ओडिशा में एक नया रोलिंग मिल और अपनी सहायक कंपनी नीलाचल इस्पात निगम में क्षमता बढ़ाने की योजनाएं शामिल हैं। इससे कंपनी की उत्पादन क्षमता आने वाले सालों में और मजबूत होगी। थर्मिक्स के शेयर 4% चढ़े, क्योंकि कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने इसे बाय रेटिंग दी है और कहा है कि कंपनी आने वाले तिमाहियों में बेहतर मार्जिन दिखा सकती है। ब्रोकरेज के मुताबिक स्टॉक की मौजूदा कीमतें निवेशकों के लिए आकर्षक हैं।
हिंदुस्तान कॉपर के शेयर 6% ऊपर गए क्योंकि MCX में दिसंबर कॉपर कॉन्ट्रैक्ट 1116 रुपए 60 पैसे प्रति किलोग्राम के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गया है। ये कॉपर प्राइसिंग में मजबूती को दिखाता है और कॉपर माइनिंग कंपनियों के लिए पॉजिटिव है। सिटी ने TCS के लिए टारगेट प्राइस 11% घटाकर 2835 रुपए कर दिया है और स्टॉक पर सेल रेटिंग दी है। ब्रोकरेज ने कहा कि मांग अभी नरम है, लेकिन आगे इसमें स्थिरता आ सकती है, लेकिन खास तेजी की उम्मीद फिलहाल नहीं दिखती। एलाइड ब्लेंडर्स एंड डिलीवर्स में हल्की बढ़त रही क्योंकि JM फाइनेंस ने इस स्टॉक पर कवरेज शुरू करते हुए इसे बाय रेटिंग और 738 रुपए का टारगेट दिया है। ब्रोकरेज ने बताया कि ये कंपनी भारतीय शराब बाजार के प्रीमियम सेगमेंट में मजबूत मौजूदगी रखती है, जिससे आगे ग्रोथ की संभावना बनी रहती है। पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशंस ने अपनी सब्सिडियरी पेटीएम पेमेंट सर्विसेज में 2250 करोड़ रुपए का बड़ा कैपिटल इन्फ्यूजन पूरा कर दिया है। ये निवेश कंपनी ने 12 दिसंबर 2025 को राइट्स इशू के जरिए किया, जिससे पेमेंट्स बिजनेस को अगले लेवल पर स्केल करने की तैयारी नजर आती है। पेटीएम ने हाल ही में हाइड पेमेंट्स नाम का एक नया प्राइवेसी फीचर लॉन्च किया है, जिसमें यूजर अपनी कुछ UPI ट्रांजैक्शंस को मेन हिस्ट्री से हटाकर एक सिक्योर सेक्शन में शिफ्ट कर सकता है। ये फीचर उन लोगों के लिए खास है जो फोन, परिवार या ऑफिस में साझा करते हैं। नारायणा हृदयालय ने अपनी सब्सिडियरी NH इंटीग्रेटेड केयर की क्लिनिकल सर्विसेज यूनिट को अलग करके वापस पेरेंट कंपनी में मर्ज करने की मंजूरी दे दी है। शेयर शुक्रवार को 1870 रुपए पर बंद हुआ। गोदावरी पावर एंड इस्पात ने बैटरी स्टोरेज सेक्टर में बड़ा दांव लगाते हुए 1625 करोड़ रुपए की बड़ी निवेश योजना घोषित की है। उनकी नई BESS मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अब कुल 40 गीगावाट की वार्षिक क्षमता के साथ 2 फेज में तैयार की जाएगी। पहले फेज में कंपनी 20 गीगावाट की फैसिलिटी बना रही है, जिस पर 1025 करोड़ रुपए खर्च होंगे और 2028 की पहली तिमाही में इसके कमर्शियल ऑपरेशंस शुरू होने की उम्मीद है। इसके बाद फेज 2 में 600 करोड़ के निवेश से क्षमता को 40 गीगावाट तक बढ़ाया जाएगा। औरोबिंदो फार्मा की सब्सिडियरी एपिटोरिया फार्मा की तेलंगाना वाली यूनिट V की US FDA ने 1 से 12 दिसंबर के बीच इंस्पेक्शन की है। निरीक्षण के अंत में FDA ने फॉर्म 483 जारी किया है, जिसमें 3 प्रोसीजरल ऑब्जर्वेशंस हैं, यानी ये गंभीर संचालन संबंधी मुद्दे नहीं माने जाते। कंपनी का कहना है कि वे निर्धारित समय में सभी जवाब जमा कर देंगे और इन ऑब्जर्वेशन से उनके प्लांट की ऑपरेशंस पर किसी तरह का प्रभाव नहीं पड़ेगा। शुक्रवार को स्टॉक लगभग 1.95% ऊपर 1195.10 रुपए पर बंद हुआ। ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक ने 1700 करोड़ रुपए तक के नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स और रिटन ऑफ लोन्स को ARC को बेचने की मंजूरी दे दी है। ये पूरा लोन पूल पहले से 94% प्रोविजनड है, इसीलिए बैंक की बैलेंस शीट पर इसका असर सीमित रहने की उम्मीद है। बोर्ड ने एसेट सेल के वैल्यूएशन को फाइनलाइज करने के लिए एक एसेट सेल कमेटी को अधिकार दिए हैं, जो स्विस चैलेंज मेथड के आधार पर डील को फाइनल करेगी। इसी बैठक में बैंक ने 4 डायरेक्टर्स के रिटायर होने और कई महत्वपूर्ण बोर्ड कमेटियों के पुनर्गठन की भी जानकारी दी, जो 13 दिसंबर से लागू होगा। डायनाकॉन सिस्टम्स एंड सॉल्यूशंस है, जो एक छोटी लेकिन ग्रोथ ओरिएंटेड फर्म है और आज लगभग 13.5% ऊपर बंद हुई है। कंपनी को JNK बैंक की तरफ से 75 करोड़ का नया ऑर्डर मिला है और इसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट भी बताती है कि पिछली तिमाही में रेवेन्यू, प्रॉफिट और EPS सब में अच्छी बढ़त हुई है। डायमंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को अमर राजा इंफ्रा से 75 करोड़ का नया केबल सप्लाई ऑर्डर मिला है और इसके मार्जिन, रेवेन्यू और प्रॉफिट पिछले कुछ क्वार्टर्स में लगातार सुधरे हैं। 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस एक मजबूत मिड कैप फाइनेंशियल कंपनी है और आज इसके शेयर पर मोतीलाल ओसवाल ने खरीदारी की रेटिंग जारी की है। ब्रोकरेज ने इसका टारगेट 700 रुपए का दिया है, जिससे शॉर्ट टर्म में पॉजिटिव सेंटिमेंट बन सकता है। भारत का नवंबर वाला CPI इन्फ्लेशन डेटा उम्मीद से थोड़ा ज्यादा रहा और 0.71% पर आया, लेकिन ये अभी भी RBI के 2% वाले टॉलरेंस लेवल से काफी नीचे है, जिसकी वजह से ये रिपोर्ट मार्केट के लिए पॉजिटिव मानी जा रही है। पिछले कुछ महीनों में इन्फ्लेशन लगातार नीचे आता गया है, कभी 2.10%, फिर 0.55%, फिर 2.07% और हाल ही में सिर्फ 0.25% तक, जिससे साफ संकेत मिलता है कि कीमतों पर कंट्रोल में सुधार हो रहा है और आर्थिक माहौल स्थिर हो रहा है। भारत के मैक्रो डेटा जैसे GDP, IIP, CPI और WPI सब मजबूत आ रहे हैं, जिसमें WPI अगला सप्ताह जारी होगा और अगर ये भी उम्मीद के अनुसार आता है तो बाजार को और मजबूती देने में मदद करेगा।
सरकार ने पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रूल्स 2025 रिफॉर्म्स के नए नियमों में कंपनियों को एक ही पेट्रोलियम लीज के तहत सभी मिनरल ऑयल ऑपरेशंस का अधिकार दे दिया है, जिससे बार बार अप्रूवल्स की जरूरत खत्म होगी और डीकार्बनाइजेशन या इंटीग्रेटेड एनर्जी प्रोजेक्ट्स भी बिना रोक टोक के किए जा सकेंगे। नई पॉलिसी में पेट्रोलियम लीज एप्लीकेशंस पर 180 दिन की टाइम लिमिट तय की गई है और लीज की अवधि 30 साल तक बढ़ाई गई है, जिसे फील्ड की इकोनॉमिक लाइफ तक एक्सटेंड किया जा सकता है। इससे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स आसान होंगे। कंपनियों को अब हर साल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन डेटा जारी करना, जीरो गैस फ्लेयरिंग जैसे टारगेट्स पूरे करना और डिस्कवरी और प्रोडक्शन रिपोर्ट समय पर देना अनिवार्य होगा। उल्लंघन पर 25 लाख रुपए का फाइन और हर दिन 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा पेनल्टी लगेगी। भारत और अमेरिका के बीच 11 और 12 दिसंबर को चली ट्रेड बातचीत ने रिश्तों में एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया। दिल्ली में हुई 2 दिन की मीटिंग से लेकर प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की फोन बातचीत तक हर स्तर पर यह संकेत मिला कि दोनों देश ट्रेड फ्रेमवर्क को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। दिल्ली में हुई मुलाकातों में टैरिफ रैशनलाइजेशन, सर्विसेज सेक्टर एक्सेस, डिजिटल ट्रेड और रूसी ऑयल से जुड़े 25% प्यूनिटिव ड्यूटीज पर खुलकर चर्चा हुई। इन मुद्दों पर लंबे समय से अटकी बातचीत अब वास्तविक प्रगति की तरफ बढ़ती दिखी। 12 दिसंबर को मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंथा नागेश्वरन ने कहा कि एक शुरुआती फ्रेमवर्क ट्रेड पैक्ट मार्च 2026 तक फाइनल हो सकता है। हालांकि उन्होंने ये भी बताया कि फुल बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट तक पहुंचने में अभी समय लगेगा, लेकिन शुरुआती ढांचा बड़ी राहत दे सकता है।